हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। तो अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अ टंग ट्विस्टर रियली, की कंपैरेटिव एनालिसिस को करेंगे आज। तो शुरू करेंगे आज हम वारंट केसेस के ट्रायल से। सीआरपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। दिस यूज्ड टू बी चैप्टर 19, नाउ इट इज चैप्टर 20। This chapter was divided in 3 parts. Part A 238 से 243 तक जाता था और ये पार्ट ए उन केसेस को कवर करता था जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट किए गए हैं, मतलब एफआईआर के माध्यम से कोर्ट तक पहुंचे हैं। मतलब उनमें एफआईआर की गई है, एफआईआर के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, आईओ ने रिपोर्ट सबमिट की है, चार्जशीट फाइल करी है और तब जाके वो कोर्ट के पास आए हैं। पार्ट ए उन केसेस को डील करता है, उनके ट्रायल के बारे में बात करता है, उसके प्रोसेस को ले डाउन करता है। दूसरा पार्ट बी जो है वो उन केसेस के ट्रायल के बारे में बात करता है जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी और तरह से इंस्टीट्यूट किए गए हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए एफआईआर अकेला एक रास्ता नहीं है। अगर इन्फॉर्मेंट या इंडिविजुअल चाहे तो मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी दे सकता है या फिर कंप्लेन मैजिस्ट्रेट के पास सीधा पहुंचा सकता है और मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है उस कंप्लेंट पे या उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करने की, उसका कॉग्निजेंस लेने की। ठीक है, अब इनके कॉग्निजेंस के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एक इंक्वायरी की या पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो उसे डायरेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। अब उसका तो ये तो मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इस तरह के जो केसेस हैं जो एफआईआर के अलावा मैजिस्ट्रेट तक पहुंचे हैं लेकिन वो वारंट केसेस हैं, तो उनके लिए ट्रायल का प्रोसेस पार्ट बी में दे रखा है 244 से 247 तक। पार्ट सी जो है वो कंक्लूजन ले डाउन करता है कि ट्रायल होने के बाद क्या होगा। ट्रायल में एविडेंस कलेक्शन और ये सब चीजें होती हैं और इसके बाद आफ्टर द एविडेंस ऑफ बोथ पार्टीज हैव बीन टेकन, डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन, व्हाट एंटेल्स आफ्टरवर्ड्स, राइट। सो दिस इज कंटेन्ड इन पार्ट सी, सेक्शन 248 टू 250। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग इन प्रेजेंट टेंस क्लियरली, बिकॉज ऐसा करना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि ये चेंज हो चुका है। मेरी आदत में अभी यही सेक्शंस हैं, मेरी आदत भी चेंज होते होते टाइम लेगी। एनी हाउ, so used to be contained in part C. Now the parts remain the same, again 3 पार्ट में ही डिवाइडेड है चैप्टर 20, लेकिन सेक्शन का नोमेनक्लेचर चेंज हो गए। 238 से 259 तक था टोटल जितने सेक्शंस थे और अब वो 261 से 273 तक जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट ए में वही चीजें कवर होती हैं लेकिन 261 से 266 तक है ये पार्ट। Part B the same thing but the section is 267 to 270 and part C again the same thing but 271 to 273. I understand it might be difficult for you to come to terms with this new structure, especially the section number, primarily because section numbers को जुडिशरी में याद करना imperative होता है, वो सीधा पूछ लिए जाते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ आपके डिलेमा को। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी लेकर आ सकूं जिससे आपको उन सेक्शंस, नए सेक्शंस को याद रखने में उतनी मुश्किल ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नए चैप्टर 20 से शुरू करते हैं। तो 238 बेसिकली स्टार्ट्स विद द ट्रायल। सबसे पहले जब भी वारंट केसेस का ट्रायल शुरू होता है, स्पेशली द वंस व्हिच हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल में कुछ भी करने से पहले इंश्योर करता है कि 207 को फॉलो किया गया है या नहीं। 207 इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड। ठीक है, तो 154 की एफआईआर जो हुआ करती थी, उसके बाद प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का जो एग्जामिनेशन है उसे 161 में रिकॉर्ड किया गया, वो सारे स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड हुए। 164 में अगर कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ तो वो, 173 में अगर पुलिस रिपोर्ट है तो वो, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अक्यूज तक पहुंचाने रहते हैं और ये एक नेसेसरी प्रोसेस है जो कॉग्निजेंस के इमीडिएटली बाद शुरू हो जाता है और इसके बिना ट्रायल शुरू नहीं किया जाता। ये ट्रायल से पहले का प्रोसेस है and in any warrant case instituted on a police report this has to be necessarily complied with. ठीक है,
इसका नॉन कंप्लायंस प्रोसीडिंग्स को पूरी तरह से नल एंड वॉइड कर देगा। अक्यूज तक ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी हालत में पहुंचाने जरूरी होते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना एक प्रॉपर डिफेंस तैयार कर सके। 164 तो ऑफ कोर्स इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट अगर वो है तो उसे भी आपको अक्यूज तक पहुंचाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर किया जाता है कि 207 को फुलफिल किया गया है। द डॉक्यूमेंट्स वर प्रॉपरली एंड इन द रिक्वायर्ड प्रोसेस मैनर फर्निश्ड टू द अक्यूज्ड। जैसे ही ये इंश्योर हो जाता है, दिस इज इंश्योर्ड, द प्रोसेस मूव्स ऑन। और 239 में अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अक्यूज तक पहुंचाए गए हैं, मैजिस्ट्रेट भी उनको पर्सनली एनालाइज करते हैं। अब मैजिस्ट्रेट उन्हें एनालाइज करेंगे, उन्हें समझेंगे, वही सारे स्टेटमेंट्स, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का एग्जामिनेशन 161 में रिकॉर्ड हुए वो सारे स्टेटमेंट्स, 154 की FIR, 173 की पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, सब कुछ मैजिस्ट्रेट विल एग्जामिन एवरीथिंग। और उस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पे अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्चुअली कोई केस बन नहीं रहा है, मतलब जो एविडेंसेस इकट्ठे किए गए हैं, वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो एविडेंस विटनेसेस आए हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो भी कुछ रिवील हुआ है, पूरा ओवरऑल जो भी केस का स्ट्रक्चर है वो अपने आप में इतना सॉलिड सिग्निफिकेंट नहीं है कि इस आदमी की गिल्ट को प्रूव किया जा सके, तो वहीं पे उस आदमी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, केस को रोक दिया जाता है, ठीक है। अब इस एविडेंस को, पूरे एविडेंस को एग्जामिन करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा 239 में। इस तरह से पहले का प्रोसेस चलता था। जो नया सेक्शन है 261 वो अभी उसी चीज की बात कर रहा है। 207 को रिप्लेस कर दिया है 230 ने। इसे याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो कंप्लायंस विद सेक्शन 230 इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। अब यहाँ पे जैसे ही 207 को कंप्लाई किया जाएगा, अब ये एक नया स्टेप है जो ऐड किया गया है 262 में, ठीक है। तो जैसे ही 207 को कंप्लाई किया जाएगा, अक्यूज तक सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए जाएंगे। अक्यूज चाहे तो डिस्चार्ज की, अर्ली डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है, और उस अर्ली डिस्चार्ज के एप्लीकेशन के हिसाब से वही सब जो मैजिस्ट्रेट को करना था, टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज, एग्जामिन एवरीथिंग, और सॉरी एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, एग्जामिनिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि इसके साथ केस को आगे ले जाना है या यहीं रोक देना है। एंड ऑल ऑफ दिस हैज टू बी डन विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 60 डेज, ठीक है। तो जनरली अक्यूज तब करते हैं जब वो श्योर होते हैं कि एविडेंस है नहीं मेरे खिलाफ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उनकी इनोसेंस जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने आ सके और कोर्ट का केस जबरदस्ती लंबा ना खींचे, तो इस एप्लीकेशन को, इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। दिस हैज बीन एडेड, ये एक नई चीज है जो प्रोसीजर में ऐड की गई है। डिस्चार्ज के हर प्रोसेस में एक्सपेडाइटेड डिस्चार्ज के लिए क्लॉज ऐड किया गया है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस, भाई मैंने कुछ किया है या नहीं किया मुझे पता ही है, ठीक है। ये इसलिए भी ऐड किया गया है क्योंकि जनरली जब आदमी निर्दोष होता है, आपने सुना भी होगा, ईमानदार व्यक्ति शेर होता है, ठीक है, क्योंकि उसे डर नहीं होता, उसने सच बोला है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसे सजा मिलेगी तो मिलेगी क्यों, सच तो सामने आ ही जाएगा, चाहे आज आए, चाहे परसों आए, चाहे 10 साल बाद आए, लेकिन सच सामने आता ही है। झूठ के पांव नहीं होते, राइट, इसीलिए झूठ के पांव नहीं होते क्योंकि ट्रूथ स्टैंड्स लाइक अ रॉबस्ट फाउंडेशन, उसको हिलाना नामुमकिन है। तो जब आदमी को पता है कि मैं इनोसेंट हूँ, वो श्योर है कि मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे खिलाफ जो भी एविडेंस है वो सब फैब्रिकेटेड है, और ये फैब्रिकेटेड एविडेंस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही समझ आ जाएगा कि गलत है, तो ये इनोसेंट लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी इनोसेंस को कोर्ट के सामने जल्दी से जल्दी लाने की, ताकि लोग, पीपल हु आर इनोसेंट डू नॉट हैव टू बी सब्जेक्टेड और सब्जेक्ट टू दिस हार्श क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। ये बहुत लंबा चलता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, टेक्स ईयर्स एंड इट माइट बी detrimental to a person's mental health. He has done no wrong and yet he is subjected to something extremely unnecessarily harsh, ठीक है। तो इसीलिए ये एक ऑप्शन है विच
कैन बी एक्सरसाइज। हालांकि ये एक्सरसाइज तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इफेक्टिवली एक्सरसाइज वही कर सकता है जिसने गलती नहीं की। तो हालांकि ये चीज मेंशन नहीं की गई है क्योंकि कोड अभी अभी आया है, अभी अभी इसे एनफोर्स किया गया है, लेकिन अगर आप इसको फिलोसफिकली इंटरप्रेट करें तो कंक्लूजन यही निकलता है कि एक ऐसा राइट है जो एक इनोसेंट इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर सकता है अपने बेहेस्ट पर, अपने फेवर में, अगर उसे पता है कि उसे इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। ओके, चलिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपीज अंडर सेक्शन 230। मेरे मुंह से 207 निकल गया था क्योंकि मुझे 207 याद है, बट यू गेट द जिस्ट राइट, तो इट इज एक्चुअली 230। ठीक, अपॉन कंसिडरेशन, अब फिर प्रोसेस वही होगा जैसे ही वो एप्लीकेशन फाइल हुई है और पुलिस रिपोर्ट को, सारे डॉक्यूमेंट्स को जो 193 में भेजे गए थे, पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद अगर एक्यूज्ड को फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली उसे एग्जामिन करने की ज़रूरत पड़ती है, उससे पूछताछ करने की ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली टू डिटरमाइन वेदर और नॉट चार्जेस फ्रेम किए भी जाने चाहिए या नहीं। कोर्ट कुछ भी करेगा, सब एविडेंस एनालाइज करेगा, अक्यूज्ड को हियर करेगा, एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी टू बी डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो किया जाएगा। और अगर वाकई कोई भी सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं आता है सामने और कोर्ट को पता है कि ये आदमी एक्चुअली इनोसेंट है, इसके खिलाफ कोई पुख्ता कुछ भी नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, तो 60 days के अंदर अंदर इस केस को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं एविडेंसेस काफी स्ट्रांग है, इस आदमी की गिल्ट काफी, मतलब इस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ही इस आदमी की गिल्ट समझ आ रही है, तो चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी और केस आगे बढ़ा दिया जाएगा। बट एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस वुड हैव टू बी डन विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 2 months। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं 240 इज डन व्हेन द डिस्चार्ज इज नॉट डन। ठीक है, तो अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई एविडेंस काफ़ी स्ट्रांग है और चार्ज फ्रेमिंग होनी चाहिए, तो अपने सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो चार्जेस को फ्रेम कर देंगे, दैट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, एंड दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 240। द सिमिलर थिंग इज गिवन अंडर सेक्शन 236, और ये चार्ज फ्रेमिंग भी 60 days के अंदर अंदर की जाएगी ऑब्वियसली। ठीक, इफ अपॉन कंसिडरेशन, एग्जामिनेशन, हियरिंग, मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस को कमिट किया है, ये सेफली प्रिज्यूम किया जा सकता है, तो मैजिस्ट्रेट 60 days के अंदर अंदर, फर्स्ट हियरिंग जो हुई है, फर्स्ट हियरिंग से 60 days के अंदर अंदर चार्जेस को फ्रेम कर देंगे। तो डिस्चार्ज अगर करना है तो 2 महीने के अंदर अंदर हर कोई एप्लीकेशन फाइल करेगा ही करेगा, और अगर चार्ज फ्रेम करना है तो भी वो 60 days के अंदर अंदर करना पड़ेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को एक्सपीडाइट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सोसाइटी, विक्टिम, जितने भी लोग उस क्राइम की वजह से सफ़र कर रहे होते हैं वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड कंडीशन में होते हैं। जस्टिस एकमात्र मेंटल रिलीफ है जो उनको उस ट्रॉमा से कुछ टाइम के लिए राहत दे सकता है, रिलीफ दे सकता है। ठीक है, और ज़रूरी है कि वो जस्टिस जल्दी से जल्दी आए। तो सीआरपीसी की स्कीम को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया ज़रूर गया है, ज़्यादा सेक्शंस हैं मतलब नए प्रोसेस में, लेकिन उस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने का भी अच्छा खासा एविडेंट एफर्ट देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं 241 पे। जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है तो प्रोसेस में मैजिस्ट्रेट अक्यूज से पूछता है, पूरे चार्जेस सब जाने वगैरह के बाद, ठीक है, वो चार्जेस सब पढ़ के सुनाए जाते हैं, तो पूछता है अक्यूज से कि आप इन चार्जेस को मानते हैं या नहीं, मतलब डू यू प्लीड गिल्टी, डू यू एक्सेप्ट दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम। तो अगर वो अक्यूज कहता है मैजिस्ट्रेट माय लॉर्ड आई प्लीड गिल्टी, मैं मानता हूं कि मैंने ये सारे क्राइम किए हैं, तो वहीं पे केस को रोक दिया जाता है, उसी प्ली ऑफ गिल्ट पे उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है। अगर वो नॉट गिल्टी प्लीड करता है और अपना डिफेंस प्रेजेंट करना चाहता है तो केस आगे बढ़ जाता है और 242 में एविडेंस प्रोसिक्यूशन का कोर्ट लेना शुरू कर देता है। इसमें जितने भी एविडेंसेस को मेंशन किया गया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान और 167, 161 में जितने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए वो सब प्रॉपरली प्रेजेंट किए जाते हैं। उनको प्रेजेंट करने का तरीका भी सीआरपीसी में दे रखा है
फिर उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म हो जाता है तो डिफेंस का एविडेंस शुरू होता है। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोसेस है। सेक्शन नंबर चेंज हुआ है लेकिन प्रोसेस अभी वही सेम है। ठीक है, तो 264 में अगेन कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी बिल्कुल सेम रहता है। अब क्योंकि हमें पता है कि भाई प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को या डिफेंस के एविडेंस को लेने का एक और तरीका हो गया है, एक्चुअली मल्टीपल तरीके हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू मेक श्योर कि प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेसेस सामने आके गवाही दें, कोर्ट में आए, नहीं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली जूम या फिर किसी भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रोक्योर किया जा सकता है। तो कोई भी एविडेंस जो फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हो चाहे वो डिफेंस की तरफ से हो, the procedure would allow for it and that is the change that has been made। ठीक है, तो proviso ऐड किया गया further that the examination of witnesses under this section can be made through audio video electronic means। ठीक है, और वो प्रोसेस जो है कि भाई कौन से मॉडल को अपनाया जाएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच इट कैन बी डन। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना एक प्लेटफॉर्म खुद क्रिएट करना चाहती है, काफ़ी सारी स्टेट्स में अपना एक पोर्टल है। ठीक है, तो डज द स्टेट गवर्नमेंट वांट टू जनरेट इट्स ओन एप्लीकेशन जिससे इस तरह की कॉन्फ्रेंसिंग करवाई जा सके, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन को आउटसोर्स करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज लेफ्ट ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने आप से डिसाइड कर सकती है। ठीक है, डिफेंस के लिए भी यही चेंज ऐड किया गया, द सेम थिंग एब्सोल्युटली। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब जब एफआईआर नहीं हुई है तो प्रोसिक्यूशन तो इन्वॉल्व था ही नहीं कहीं खास, है ना। कोर्ट ने अपनी इंफॉर्मेशन पे या कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया है, तो केस हैज नॉट कम टू कोर्ट थ्रू एफआईआर इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रोसिक्यूशन येट। ठीक है, तो उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोर्ट सीधा कोर्ट के पास ही आ गया है केस। तो प्रोसिक्यूशन होता है इस केस में, लेकिन बिल्कुल मतलब यू नो द चैनल, द प्रोसेस इज क्वाइट डिफरेंट देन द नॉर्मल केस विच इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो इसके प्रोसेस में पहले तो 207 नहीं है, 230 की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि 230 में जितना भी सब कुछ हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने की बात की गई है, वो कंप्लेंट केसेस में या वो सारे केसेस जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा इंस्टीट्यूट किए गए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स बने ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एफआईआर नहीं हुई, वो डॉक्यूमेंट्स बनते ही तब है जब एफआईआर होती है, तो इसके कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए शुरुआत जो होती है इन केस में वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से ही होती है। ठीक है, तो अब मैजिस्ट्रेट के पास अगर कंप्लेंट आई है या इंफॉर्मेशन आई है तो वो केस तो क्रिमिनल ही है। कॉग्निजेंस अगर मैजिस्ट्रेट ले लेते हैं तो सरकारी वकील एक्टिव तो हो ही जाएगा, स्टेट एक्टिव हो जाएगी, मशीनरी एक्टिव हो जाएगी, पुलिस भी एक्टिव हो सकती है इफ द कोर्ट वांट्स। इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट किया जाता है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट की वैसे ही सारे के सारे मतलब यू नो अ प्रॉपर ऑपोजिट पार्टी डेवलप। तो द फर्स्ट स्टेप इन अ केस विच इज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट स्टार्ट्स विद द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो पहले प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है उसको लिया जाता है, दैट इज बीइंग टेकन। ठीक है, ये अभी भी सेम है, नया सेक्शन 267 है। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि ये चार्ज फ्रेमिंग के लिए एविडेंस काफ़ी है या नहीं। अब हम समझ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। जब चार्ज की बात आती है, चार्ज फ्रेमिंग की बेसिकली बात आती है, तो चार्ज फ्रेमिंग दो तरह से हो रही है, हम दोनों पार्ट्स में देख रहे हैं। एक चार्ज फ्रेमिंग हो रही है उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्रिएट किए गए हैं, वो स्टेटमेंट्स जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो कि पुलिस के पास आई थी। ठीक है, और पुलिस के अपने ओपिनियंस और डिडक्शन सब कुछ, तो इन सबको डिड्यूस करने के बाद चार्ज फ्रेमिंग होती है, एनालाइज करने के बाद चार्ज फ्रेमिंग होती है, और ये एक तरह का एविडेंस ही है, ये एक पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है केस में। सिमिलरली दूसरा जो प्रोसेस है वो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है। अब जब हम दोनों ही एविडेंस की बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चार्ज फ्रेमिंग के लिए एविडेंस कैसा होना चाहिए इन बोथ केसेस, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट,
एविडेंस बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि अगर उस एविडेंस को रिबट, मान लीजिए कि ये एविडेंस है, ठीक है, अब ये एविडेंस या ये एग्जामिनेशन है जो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू किया गया है या फिर जो कि बिना पुलिस रिपोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने प्रोसिक्यूशन के बेसिस पे किया एविडेंस के। तो ये एग्जामिनेशन जो पूरा का पूरा थरो कंक्लूजन है एविडेंस का, वो अपने आप में कितना स्ट्रांग है। अगर इसे रिबट नहीं किया जाता, मतलब इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं दिया जाता है, तो क्या ये एविडेंस अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि एक आदमी को सजा दिलवा सके? ये होता है पैरामीटर एविडेंस के सिग्निफिकेंस को समझने का इन बोथ केसेस, कि क्या एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, स्टेटमेंट्स, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि अगर उसे रिबट करने का मौका मैं ना दूं तो भी कन्विक्ट को, मतलब मैं सीधा कन्विक्शन ऑर्डर कर सकता हूं। अगर उसको काउंटर ना किया जाए, उसको डिनाई ना किया जाए, उसको वैसे का वैसा ही मान लिया जाए, तो क्या गिल्ट क्लियर हो रही है? क्या गिल्ट को विदाउट एनी डाउट प्रिज्यूम किया जा सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो चार्ज फ्रेम किया जाता है। अगर इसका जवाब ना है, थोड़ा सा संशय है कि नहीं गिल्ट प्रिज्यूम हो रही है लेकिन उतने सिग्निफिकेंट और इतने शॉर्ट मैनर में नहीं हो रही, अभी भी उसमें डाउट है, तो चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता। हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझसे एक डीजे हुआ करते थे, हाई कोर्ट के जज बन के रिटायर हुए जब मैं बहुत छोटी थी, प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर 1% भी मुझे डाउट होता है कि यह आदमी गिल्टी नहीं है तो मैं उसे सजा नहीं देता। अगर 1% भी मैं संशय में आ जाता हूं तो मैं उसे सजा नहीं दे सकता। और ये एक नॉर्मल कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का। प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, मतलब गिल्ट को अगर आप उस आदमी को सजा दिलवाना चाहते हैं, इफ यू रियली विश फॉर दैट मैन टू बी पनिश, यू नीड टू एस्टैब्लिश हिज गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब उसकी गिल्ट इतनी क्लियर है कि उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा, और एविडेंस का नेचर भी ऐसा ही होना जरूरी है। तो इन बोथ केसेस, पार्ट ए एंड पार्ट बी में, गिल्ट एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि विदाउट रिबटल it can lead to a straight conviction. Only then charge framing is done, not otherwise. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद कंप्लेंट केसेस में या इंफॉर्मेशन पे इंस्टीट्यूट हुए केसेस में चार्ज फ्रेमिंग होती है। मतलब के बाद डिसाइड किया जाता है कि चार्ज फ्रेमिंग की जाए या नहीं। अगर एविडेंस वीक है और अपने आप में इस काबिल नहीं है कि चार्जेस को सपोर्ट कर सके, तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एविडेंस अगर बहुत स्ट्रांग है, अपने आप में एकदम कंप्लीट है और चार्ज फ्रेमिंग की जा सकती है, तो चार्ज फ्रेम कर दिए जाएंगे। ठीक, तो 267 244 का काउंटर पार्ट है, 268 245 का काउंटर पार्ट है, 246 उस प्रोसीजर को ले डाउन करता है जहां पे चार्ज फ्रेमिंग की गई है और अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। तो ये जो सेक्शन था ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, कि चार्ज फ्रेमिंग जब होती है तो चार्ज फ्रेम किए जाए, उसके बाद चार्जेस को अक्यूज को पढ़ के सुनाया जाए प्रॉपरली और उसे इंश्योर किया जाए कि अंडरस्टैंड्स द नेचर ऑफ चार्जेस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस दे रखा था 246 में। अब इसमें सब सेक्शन थे, देखो 4 सब सेक्शन 1 और 2 को कंबाइन करके एक नया सब सेक्शन ऐड कर दिया है। सॉरी, हाँ सॉरी 1 और 2 को कंबाइन नहीं किया है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, माय मिस्टेक। इसमें इस पूरे सेक्शन में नया, मतलब एवरीथिंग रिमेन्स द सेम कि चार्जेस को पढ़ के सुनाया जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट देयर आर न्यू सबसेक्शंस दैट हैव बीन एडेड। एक्चुअली 1 सबसेक्शन दैट हैज बीन एडेड एंड दैट इज 7th। ठीक है, तो डिस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी, प्रोसिक्यूशन को विटनेसेस को प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी अगर प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को नहीं लेकर आ पाते हैं, उनकी अटेंडेंस सिक्योर नहीं कर पाते हैं, एज मेंशन्ड इन सेक्शन 5 and 6 फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, एविडेंस तो प्रोसिक्यूशन दे ही चुका है पहले ही, लेकिन अब इस एविडेंस को चार्ज फ्रेमिंग के बाद
क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा? डिफेंस करेगा। तो अगर आप 5-6 सबसेक्शंस को कंप्लाई नहीं करते हैं और चार्ज फ्रेमिंग के बाद अपने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि विटनेस को एग्जामिन ही नहीं किया गया है, मतलब जो एग्जामिनेशन इन चीफ जो हुआ था उसे भी कैंसिल कर दिया जाएगा, उस विटनेस की टेस्टिमनी को ही रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। ये एडिशन है, ठीक है, फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल। और मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्लोज कर सकते हैं और इन रीजंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोचने वाली बात है कि टेस्टिमनी, ये भाई लाइक आई सेड कि इनोसेंस प्रिज्यूम की जाती है, गिल्ट नहीं। विटनेस को एग्जामिनेशन के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करना कंपलसरी है, और अब ये सीआरपीसी में इतना कंपलसरी है कि अगर क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया तो एग्जामिनेशन चीफ को भी माना नहीं जाएगा। दिस हैज बीन एडेड। ओके, अब आ जाते हैं 247। इसके बाद पूरा का पूरा जब ये 246 का जो पूरा प्रोसेस था उसको करने के बाद डिफेंस अपने एविडेंस को प्रेजेंट करता है। जो नया सेक्शन है वो 270 है। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ठीक है। इसके साथ पार्ट बी खत्म हो जाता है और पार्ट सी शुरू होता है, विच इज अ कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, टॉक्स अबाउट acquittal, conviction in the cases instituted on police report or any other thing which is any other case which जहाँ पे कंप्लेनेंट इन्वॉल्व है और झूठी कंप्लेंट हो गई है कुछ भी। दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ केसेस, कंप्लेनेंट के कंप्लेन वाले केसेस और पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस। ये सिर्फ पार्ट बी के लिए एप्लीकेबल है, ये दोनों, ठीक है। अच्छा, 271 एक्विटल और कन्विक्शन। अगेन भाई, अगर सारे एविडेंस के एग्जामिनेशन पे कोर्ट को लगता है कि इनोसेंट है आदमी तो उसको अक्विट कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा पूरी इज्जत के साथ। और अगर एविडेंस उसके अगेंस्ट प्रूव हो गया है, उसकी गिल्ट प्रूव हो गई है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा। और उन सारे सेक्शंस को पूरी तरह से समझने सोचने के बाद जो प्रॉपर लॉ लीगली ऑथराइज्ड पेनल्टी निकलती है वो उसे दी जाएगी। ओके, दूसरा है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। बेसिकली अगर कंप्लेनेंट किसी हियरिंग में रिक्वायर्ड है और वो एब्सेंट हो जाता है तो जज के पास, मैजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन रहते हैं कि वो या तो केस को या तो अक्यूज को अक्विट कर दे या फिर adjourn कर दे हियरिंग को। सो दिस इज व्हाट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन 249 and now section 272. 250 talks about compensation for accusation without reasonable cause. So if the a complaint or an information has been wrongfully furnished before the court और ये साबित हो जाती है कि इसका कोई ग्राउंड नहीं था, with this was wrongly given in the court, तो compensation complainant पर impose किया जा सकता है accused के favor में। Talked about in 250 and now section 273. Okay, अब चैप्टर 25 के ऑल्टरेशंस की बात करते हैं। ये चैप्टर 25 एक्चुअली 23 हुआ करता था, ठीक है, और ये एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। बेसिकली दिस चैप्टर टॉक्ड अबाउट द प्रोसीजर थ्रू विच एन एविडेंस वुड बी रिकॉर्डेड, राइट, और interpreted in various stages of inquiries and trial and of course presented। तो वो प्रोसेस जिसके तहत एविडेंस को प्रेजेंट करना है, फिर उसे रिकॉर्ड करना है, मतलब कैसे, हाउ इज द एविडेंस सपोज टू बी प्रेजेंटेड, रिकॉर्डेड एंड इंटरप्रेटेड एट वेरियस stages of inquiries and trials was given comprehensively in chapter 23 divided into 2 parts। अभी जो नया चैप्टर है ये चैप्टर 25 है, ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सेक्शन यूज्ड टू बी 272 to 299, नाउ इट इज 307 to 336। 281 रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। इंपॉर्टेंट सेक्शन था, पता ही होगा आपको कि जब एग्जामिनेशन एक्यूज्ड को एग्जामिन करने का प्रोसेस है, ठीक है, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट अगर अक्यूज्ड को एग्जामिन कर रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन को कंप्लीटली वैसे ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन फुल,
राइट। तो वो सारे सवाल जो अक्यूज से पूछे गए और वो सारे जवाब जो अक्यूज ने उन क्वेश्चंस के दिए वो सब रिकॉर्ड किए जाएंगे, राइट। दैट इज व्हाट 281 प्रोवाइडेड। और टिपिकली यूजुअल सिनेरियो में ये एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट ही करता है। अगर मैजिस्ट्रेट ने ये एग्जामिनेशन नहीं किया तो ही कैन मेक समबडी एल्स डू इट, एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय कोर्ट, एंड इफ ही हैज नॉट डन इट हिमसेल्फ ही हैज टू प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग वो पूरा एनालाइज करना पड़ेगा और उसका एक ब्रीफ रिटन मेमो उस पर अटेस्ट करना पड़ेगा और साइन भी करना पड़ेगा कि मैं इसको एनालाइज कर चुका हूँ। एंड टू ऑल्सो रिकॉर्ड रीजंस एज टू व्हाई ही कुड नॉट डू इट हिमसेल्फ, राइट। तो ये सब कुछ 281 में दे रखा था। अब जो नया सेक्शन है वो 316 है। तो जो सब सेक्शन 1 और 2 थे जिसमें यही दे रखा था कि भाई पूरा एग्जामिनेशन पूरा एग्जामिनेशन किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट विल डू इट and he'll record it in full, all the questions would be recorded, all the answers to those questions would be recorded, and the entire examination would be then given to accused। उसे सुनाया जाएगा कि देखो ये तुम्हारे सवाल थे और इनका ये तुमने जवाब दिया है, और अगर accused उसकी रिटन कॉपी चाहे तो उसे रिटन कॉपी भी सबमिट करवाई जाएगी। These used to be section 1 and 2, अब इसको कंसोलिडेट करके सिंगल सब सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा एक नया ऐड किया गया है इसमें प्रोविजन 4, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अक्यूज्ड इज इन कस्टडी। अगर अक्यूज्ड कस्टडी में है, ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी किया जा सकता है, और इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 3 दिन के अंदर अंदर उस अक्यूज्ड के सिग्नेचर लिए जाएंगे, तब ये ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। So if an evidence is not taken physically by the magistrate, it can be electronically be taken। मतलब मैजिस्ट्रेट अपने कोर्ट में है और अक्यूज्ड कस्टडी में है, तो वो दूसरे मैनर से उसे लिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। और उस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जब उसे डिड्यूस किया जाएगा, इट इज रिड्यूस्ड इन एनी फॉर्मेट, उस पर भी साइन लेने पड़ेंगे कंपल्सरीली विद इन 3 days, विद इन 72 hours, ठीक है। अब ये नया सेक्शन है 336, जहां पे पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस, इसको ऐड किया गया है। तो बेसिकली दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट अ डॉक्यूमेंट और अ रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर, एन एक्सपर्ट और अ पब्लिक सर्वेंट, एंड दे नीड टू एक्सप्लेन इट और टेस्टिफाई अगेंस्ट इट और इन फेवर ऑफ इट, एंड दे आर नॉट अवेलेबल। तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, ये है ये सब सेक्शन। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट पब्लिक सर्वेंट या किसी साइंटिफिक एक्सपर्ट या किसी मेडिकल ऑफिसर ने बनाई है और उसे एज एविडेंस यूज किया जा रहा है, तो ही शैल बी प्रोड्यूस, द पब्लिक सर्वेंट, द एक्सपर्ट ऑफिसर, जो भी है जिसने उस रिपोर्ट को बनाया था, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, टू टेस्टिफाई इन फेवर ऑफ इट और अगेंस्ट इट। But in a situation where such public servant has either died or retired or transferred, या in a situation जहाँ पे public servant या officer disposition दे नहीं सकते हैं, they are incapable, या फिर अगर उन्हें उनकी presence को secure किया जाता है तो unreasonable delay हो जाएगा criminal proceedings में, तो कोर्ट जो है उनको replace करने वाला, जो उनका successor था, उसको बुला सकता है और उसके एग्जामिनेशन पर भी उस रिपोर्ट को, डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उस रिपोर्ट को, उस टेस्टिमनी को जो सक्सेसर ने दी है, वो अगर चैलेंज की जाती है किसी भी पार्टी के थ्रू, तो फिर आप कैसे भी सिक्योर करिए, उस पुराने प्रीडिसेसर को आपको बुलाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द न्यू सेक्शन 336 एंटेल्ड, ठीक है, एंटेल्स, सॉरी, नॉट पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो आज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस हैज बीन न्यूली एडेड टू द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी अभी हमने पढ़ा है, आंसर आपको पता ही होना चाहिए, कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे। और कोई भी इस तरह का और सवाल, कोई भी क्या, इस तरह के और सवाल अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए ज़रूरी है और जुडिशरी में सीधा सेक्शन से सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पढ़िए, इंस्टा से प्रैक्टिस करिए और इन सेशंस को रिलीजियसली देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि क्या बदलाव हुआ है, क्यों हुआ है, किस तरह से हुआ है,
और आप इसे अपने नोट्स का पार्ट बना सकें, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम फिर मिलेंगे, तब तक सब अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।